So we are talking about a book which is known as DSM. Now, first of all, there are certain questions which arise in our mind what exactly DSM is. So, since childhood, we are reading so many types of books, whether it is, in school times, we used to read a book of mathematics known as R.D. Sharma or R.S. Agarwal. There are so many other kinds of books, and there are different kinds of publishers, right? So, in every field, there is some kind of book which is giving you a guideline for the exact amount of knowledge you want to know. So, like in mathematics, you are following certain kinds of books. In the field of arts, you are following some kinds of books. Same way, in this field of psychology, we are considering one book as the guideline, or you can also call it as a like a Bible, Bible of psychology. स्कूल टाइम में हमारे टीचर्स लोग हमें ये कहा करते थे, योर एनसीईआरटी इज द बाइबल। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हेन यू कम इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, योर डीएसएम बिकम्स योर बाइबल, राइट? तो डीएसएम होता क्या है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, डीएसएम इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, राइट? सो ये होता क्या है, इट इज अ मैनुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं वो है मैनुअल। नाउ व्हाट इज मैनुअल? एज वी ऑल नो, आप सब में से काफ़ी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग फील्ड से होंगे। कुछ लोग मेडिकल फील्ड से होंगे, कुछ लोग आई थिंक आर्ट्स से होंगे, कुछ कॉमर्स से होंगे। तो जो स्पेशली जो साइंस की फील्ड से कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों ने स्कूल टाइम में लैब अटेंड की होगी, तो लैब में भी एक मैनुअल होती है, राइट? तो मैनुअल, व्हाट इज अ मैनुअल? इट इज अ काइंड ऑफ अ हैंडबुक। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ अ हैंडबुक, और इट इज अ काइंड ऑफ a book which is giving you certain guidelines, which is giving you the steps and procedures in order to how you are going to proceed in the laboratory. The same way, जब हम अलग अलग फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग में भी हम देखते हैं, तो उसमें एक मैट लैब होती है, उसमें भी ऐसी मैनुअल्स होती हैं। हर जगह पर अलग अलग मैनुअल्स होती हैं। तो जब हम साइकोलॉजी की फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एक मैनुअल होती है जिसको हम कहते हैं डीएसएम। बट ये मैनुअल जो है स्ट्रिक्टली जो फॉलो की जाती है इन ऑर्डर टू डायग्नोज दी मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स को भी तो जब डायग्नोज किया जाएगा, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर बुक बनाई गई है, उसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो कुछ जब भी किसी हम बुक के बारे में बात करते हैं, तो दो चार जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में हमेशा आते हैं कि ये बुक आखिर दिखती कैसी है, बुक का कंटेंट क्या है, एंड बुक के पेजेस क्या है, उसमें क्या 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 टॉपिक्स हैं, और उसको पब्लिश किसने किया है। तो सेम वे डीएसएम के अंदर भी एक ये क्वेश्चन आता है कि डीएसएम क्या है, किसने पब्लिश किया है। सेम वे इसको भी पब्लिश किया है, इसको पब्लिश किया है एपीए ने। नाउ व्हाट इज एपीए? एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। ओके, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर्स है, इट इज इन वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, right? As you can read this American Psychiatric Association, so it is already published in America only. So जो first DSM जो publish की गई थी, it was published in the year 1952। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बुक होती है, तो उस बुक के काफ़ी सारे एडिशंस आते हैं, और वो एडिशन स्टार्टिंग से कब से शुरू हुई, उसके बाद आगे आते रहते हैं, आगे आते रहते हैं। ये आगे आने वाली बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो पुराने एडिशंस होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स रह जाते हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस रह जाते हैं, उन सबको कोप अप करना होता है, उन सब में प्रोग्रेस लानी होती है, ताकि जो आगे आने वाले एडिशंस हैं, उसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए जाएँ। क्यों किए जाएँ? ताकि नए आने वाले जो एडिशंस हैं, जो पुरानी गलतियाँ पहले में की गई, वो आगे आने वाली में और ज़्यादा बेहतर की जाएँ। और स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पर कि टाइम टू टाइम एक के बाद एक नए मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, रिसर्च करने के बाद पता चलते हैं, उनको डायग्नोज़ करना, उनके ऊपर सिम्पटम्स को चेक करना, और उन पे क्या इंटरवेंशंस करनी है, उसको चेक करना। वो सब बनाने के लिए एडिशंस नए आते जाते हैं, राइट? सो द फर्स्ट एडिशन जो आया था डीएसएम का, इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1952, एंड डीएसएम का जो लेटेस्ट एडिशन है, इट इज डीएसएम 5 टीआर। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशंस, दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज
R and TR. The R means revised editions and TR means text revisions. जो पुराने जो पहले के एडिशंस आए होते हैं उनमें रिवीजन जब किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रिवाइज्ड एडिशंस, एंड जब उसमें टेक्स्ट जो उसका आया है उस टेक्स्ट के अंदर कुछ रिवीजन की जाती है तो उसको कहते हैं टेक्स्ट रिवीजन्स। सो जो टेक्स्ट रिवीजन आया था इसका वो आया था 2022 में, जस्ट एक साल पहले। अब अगला क्वेश्चन ये है दिमाग में आता है हमारे, व्हाट एग्जैक्टली इज डीएसएम एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अस। So DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, as we have already discussed, and it is a handbook. It is a handbook used by the healthcare professionals in the United States and much of the world as the authoritative guide to the diagnosis of mental disorders. ठीक है, ये एक हैंडबुक की तरह है, गाइड की तरह है, विच इज यूज्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये स्ट्रिक्टली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए यूज होती है, कोई कॉमन मैन इसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि इसको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि इसको साइकेट्रिक लेवल पर ही यूज किया जाता है। और क्योंकि ये अमेरिका के अंदर सबसे पहले पब्लिश हुई थी तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक्सटेंसिवली ये यूज की जाती है बाय जितने रिसर्चर्स होते हैं, जितने भी वहाँ के साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं और क्लिनिशियंस होते हैं, उनके द्वारा यूज किया जाता है एज एन अथॉरिटेटिव गाइड। Now, DSM contains descriptions, symptoms, and other criteria for diagnosing of mental disorders. So, what it is containing? It is containing the descriptions and symptoms and other criteria for diagnosing the mental disorders. काफी सारे इसमें descriptions दिए गए हैं, काफी सारे symptoms दिए गए हैं, क्योंकि diagnose करने के लिए कुछ ना कुछ strict level पर symptoms जो हैं वो पता होने चाहिए, categorize किए गए, जिसके बेसिस पर ही हम मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर क्लिनिशियंस टू कम्युनिकेट अबाउट देयर पेशेंट्स एंड एस्टैब्लिशेस consistent and reliable diagnosis that can be used in the research of mental disorders. This is an important point, you can note it down. ये common language provide करता है for the clinicians to communicate about their patients and establishes consistent and reliable diagnosis. इसका मतलब क्या है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए एक कोई पेशेंट है, राइट, वो यूएस में है एंड यूएस में ही वेंट टू सम क्लिनिशियन और लेट्स से साइकोलॉजिस्ट, और वहां पर उनको डायग्नोस किया गया बहुत सारे टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, लेट्स सपोज इट्स पीपीडी और इट्स ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इट कुड बी एनपीडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो बहुत सारे टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। उन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में से उसको कोई भी, लेट्स से कोई भी ओसीडी है, लेट्स अगर ओसीडी उनको डायग्नोस किया गया है और वो लेट्स सपोज आफ्टर अ मंथ वो वहां से फ्लाई कर जाते हैं, वो वहां से अब्रॉड चले जाते हैं, यूएस से वो चले गए, लेट्स से यूके चले गए या स्विट्जरलैंड चले गए या साउथ अफ्रीका चले गए या ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वहां पर भी डीएसएम यूज हो रहा होगा, राइट? और क्या जो अलग अलग क्लिनिशियंस हैं, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट कंट्रीज में, क्या वो एक अलग कोडिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे होंगे? हो सकता है, दिस कुड बी पॉसिबल। तो इसीलिए एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच बनाने के लिए ये डीएसएम बनाया गया है, ताकि जो एक साइकोलॉजिस्ट जो मान लीजिए लेट्स सपोज यूएस में दे रहा है कोई डायग्नोसिस की है, वो डायग्नोसिस ऑस्ट्रेलिया या कोई स्विट्जरलैंड में बैठे हुए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसको डायग्नोस कर सके। And it provides a common language for researchers to study the criteria for potential future revisions to aid in the development of medications and other interventions. और जितने भी रिविजन्स आते हैं वो क्यों आते हैं कि फ्यूचर में जितनी भी डेवलपमेंट होनी है जो रिसर्च फील्ड के अंदर, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज है जो कि साइकोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च से साइकोलॉजी के अंदर में जितनी भी मेडिकल फील्ड के अंदर जितनी भी अलग अलग फील्ड्स आती हैं, उन सब के अंदर जो है ये हमारी रिविजन्स काम आते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारे आगे आने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं वो की जाती हैं। अब क्या डीएसएम एक अकेली ऐसी बुक है जो कि साइकोलॉजिस्ट और जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं उनके द्वारा यूज की जा रही है? नो, डीएसएम के अलावा एक और बुक है, इट इज नोन एज आईसीडी। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डीएसएम एंड आईसीडी? Now, ICD stands for International Classification of Diseases.
इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। अब ये होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आईसीडी क्या होता है, एक ऐसी एक गाइडलाइंस की, इट इज ऑल्सो अ बुक जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है फॉर डायग्नोसिंग दी मेंटल डिसऑर्डर्स। बट इसको पब्लिश किसने किया, इट इज पब्लिश्ड बाय द WHO। एज यू ऑल नो, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज अंडर द यूनाइटेड नेशंस, राइट। सो WHO ने आईसीडी को पब्लिश तो किया, बट DSM-1 और आईसीडी के बीच में कितना डिफरेंस है, we are going to talk about this. DSM-1 was published in the year 1952, as you all know, and ICD-6 was already going on, right? You can imagine ICD-1 जो आया था वो 1909 में आया था, 1909 में ICD-1 आया था, and you can imagine DSM-1 was published in the year 1952, बहुत बाद में जाकर, तकरीबन 40-50 साल बाद जाकर वो जो है DSM पहली बार पब्लिश हुआ, और ICD वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, क्योंकि एज यू ऑल नो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत पहले से जो है हमारे वर्ल्ड में चल रही है। Currently DSM-5 TR is going on, while the ICD जो करंट ICD है, it is ICD-11. Are you getting the point? तो इस समय अगर हम करंट DSM-5 की बात करें तो DSM-5 में DSM-5 TR आ चुका है, एंड DSM-5 TR के कंपैरिजन में व्हेन वी टॉक अबाउट द ICD-11 इस समय करंट जो है हमारा ICD आ चुका है, व्हेन वी कंपेयर बोथ ऑफ देम तो ICD-5 लाइक इज लाइक दिस, एंड जो ICD-11 है जो कि ICD-1 1909 में आया था, और उस समय जो हमारा DSM था वो 1952 में आया था, आईसीडी काफी ऊपर चले गए, तो उसमें डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुकी है। बट earlier the DSM and ICD diagnostic criteria had the differences in the coding system, so the problem used to occur between them, right? As you all know, DSM was published in America, right? It was published in United States, but ICD is a worldwide thing, right? ICD worldwide level पर WHO ने publish किया था, तो आईसीडी के ऑब्वियसली जो उनके कोडिंग सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट होंगे थोड़े से, एंड डीएसएम के कोडिंग सिस्टम्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो उनमें जो डिफरेंसेस थे स्टार्टिंग में जरूर थे, बट एज द डीएसएम एंड आईसीडी गॉट अपडेटेड विद टाइम, द करंट DSM-5 TR and ICD-11 have got streamlined to a very great extent. Hence the coding system of DSM-5 TR and ICD-11 have got quite similar, राइट। अब इन दोनों को स्ट्रीमलाइन किया क्यों गया, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, लेट्स सपोज देयर इज अ पेशेंट जो कि यूएस से फ्लाई करके स्विट्जरलैंड चले गए, राइट। तो स्विट्जरलैंड चले गए तो जरूरी नहीं ना वहां पर भी डीएसएम चल रही हो, there could be a possibility that the psychologist is already using ICD, right? So अगर DSM और ICD के बीच में कोई streamlined approach ही नहीं है, there is no streamlined coding system, then you can obviously, you know, it is quite obvious that दोनों में कोई concurrent approach एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, यानी जो पेशेंट का डायग्नोसिस किया गया है, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो दूसरे साइकोलॉजिस्ट किया तो उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, और उसमें फर्दर डायग्नोसिस और फर्दर रिसर्च नहीं कर पाएंगे दूसरी कंट्री में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्ली वर्जन्स ऑफ डीएसएम। तो डीएसएम के कुछ अर्ली वर्जन्स भी आए, इसको हम इन ब्रीफ समझने की कोशिश करेंगे। DSM-1 was published in the year 1952, as you all know. So this is how it used to look like. It was published by the American Psychiatric Association. It is written down there. Okay. I have already discussed that there are certain, characteristics of every book, right? So it was published in the year 1952, and उसमें कितने disorders थे? 106 disorders थे, 106 disorders थे, and those disorders were referred to as reactions. You can note it down this. Okay, at that time in the year 1952, the disorders were known to be as reactions, and the description were there in the paragraphic form. Okay, now DSM-2 was published in the year 1968, as you can see, and it used to look like something like this. Okay, and DSM-2 had 134 pages and 182 disorders were there.
and those reactions terminology, which was earlier used in the in the DSM-1, it was eliminated, right? Now DSM-3 was published in the year 1980 and it used to look something like this. And जो थर्ड एडिशन आया था 1980 का, इसमें सबसे ज्यादा revolutionary changes आए थे, and you must note it down, right? Because in the year 1980 DSM-3 में, as you can see in the history of DSM, the greatest shift was seen from DSM-2 to DSM-3, and the disorders were increased to 265 disorders, right? उसमें पहले वाले में कम डिसऑर्डर्स थे, इसमें ज्यादा डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, तो जब ज्यादा डिसऑर्डर्स आएंगे तो इट इज ऑब्वियस कि नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ते जाएंगे, एंड इट इज मच मोर रिलायबल देन द प्रीवियस वर्जन्स। अब ये प्रीवियस वर्जन से ज्यादा रिलायबल क्यों थी, वो अब हम आगे देखते हैं। It became worldwide popular, and it was introduced, and it introduced the multi-axial classification system or multi-axial diagnostic assessment system. ये बहुत एक important चीज है। Normally what we all know is DSM-4 के अंदर multi-axial classification system है, but उसकी जो starting हुई थी वो DSM-3 से start हुई थी in the year 1980, और 1980 से जो मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो कैरी ऑन फॉरवर्ड हुई थी इन DSM-4। अब इसका एक्सप्लिसिट गोल क्या था? इट्स क्लियर गोल वाज टू प्रोवाइड प्रिसाइज डेफिनेशंस फॉर क्लिनिशियंस एंड रिसर्चर्स। और जो मल्टी एक्सियल सिस्टम है, इसको आप लाइक 5 फिंगर्स की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन करिए, ये है एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 2, एक्सिस नंबर 3, एक्सिस नंबर 4 एंड एक्सिस नंबर 5, राइट? तो ये जो 5 एक्सिस हैं, ये हर एक एक्सिस क्लासिफाई करता है अलग अलग डिसऑर्डर्स को, राइट? उसके बाद DSM-3 के बाद आता है हमारा DSM-3R, यानी DSM-3 रिवाइज्ड एडिशन, which came in the year 1987, and DSM-3R used to look like something like this. Now DSM-4 की बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो DSM-4 ही है। It was published in the year 1994, and DSM-4 में 365 डिसऑर्डर्स हो गए थे, एंड बहुत ही माइनर चेंजेस किए गए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने चेंजेस जो DSM-3 के अंदर जितने भी अपग्रेडेशन की गई थी, उन अपग्रेडेशन को आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड कर दिया गया था DSM-4 में, उसमें ज्यादा चेंजेस लाए नहीं गए थे, इसलिए माइनर चेंजेस आए थे बहुत। DSM-4 के बाद DSM-4TR आया, एंड TR स्टैंड्स फॉर द टेक्स्ट रिवीजन, व्हिच केम इन द ईयर 2000, right? की त्यांचं एमफिल Okay. वगैरे जास्त शिकून Then झालंय, came the तरी पण बाकीचे DSM-5, कमी which came in the year शिकलेले आहेत, म्हणजे 2013, बॅचलर्स and आणि DSM-5 is MA किंवा very काही important because डिप्लोमा DSM-5 ही इस कोर्सेस समय केलेले करंट DSM चल रहा है, and DSM-5 का भी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ते लोक DSM-TR. Now पोस्ट वगैरे DSM-5, as कसे we all know, it हे करू published in the शकतात, year मार्केटिंग 2013. It was the revised म्हणजे diagnostic. It सोशल has मीडियावरती revised ऍक्टिव्ह diagnostic राहून categories वर्कशॉप and वगैरे symptoms कसे कंडक्ट to be करू शकतात. consistent with the new research evidence. अरे Example, autism पण spectrum तुम्ही disorder. सेशन We are घेऊ going to talk शकता about it in the दुसऱ्याचे, later तुम्ही slides, ट्रीट करू right? शकता, ते Okay. नाही ते करू शकत, And it तुमचं दुखणं eliminated काय the आहे? multi-axial system. This is very very important. DSM-5 के अंदर multi-axial system वर्कशॉप को वगैरे eliminate पण कर घ्यायला दिया गया का था. मारायचंय Okay. तुम्हाला? It proposed the changes of तुमच्याकडे classification of सेशन personality disorder. घेताय, Personality तुम्ही ते disorders ट्रीट में भी करू काफी सारे शकताय. changes आए थे DSM-5 में. त्यांना असं वाटतं की त्यांच्या वाटणीचं ते लोकं बनवतात. Now DSM-5TR की बात करते हैं. DSM-5TR में आता है, DSM-5 आया था 2022 में, एंड वो कुछ ऐसा दिखता था, ते और लोक आज भी ऐसा ही दिख रहा है, हॉस्पिटलमध्ये क्योंकि नाही ये इस काही समय हमारा काम करंट करू एडिशन चल शकणार, रहा त्यांना है. कोणी घेणार तो नाही. अभी तक आपने जितना कुछ म्हणणं देखा, काय, तुमची तिथली जागा आई नाही होप जाते. आपने कुछ चीजें याद रखी होंगी. लेट्स हैव अ क्विज टाइम. आपके पास 2 to 3 minutes होंगे. Just read down the questions and write it down the answers on your sheets, and let's see who is going to answer all the 5 questions correctly, right? And just be honest with yourself, and okay, जितने क्वेश्चंस आप ठीक करेंगे उस पर टिक मार दीजिएगा, और जो क्वेश्चंस आपके ठीक ना हो उस पर क्रॉस मार दीजिए. एंड लेट्स सी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. द क्वेश्चन, yes ma'am. I'm not able to see what you are sharing. Is it visible now? No. Is it visible to everybody? Yes, it is.
Yes, actually, she has to choose your slide that you're presenting. Maybe she's Oh, pinned you, but she has to pin the slide that you are sharing as well. okay. So it is visible to everyone, right? Yes, it is visible Okay. to us. Let's start with the slide. So your questions are, what is the full form of DSM? Question number 2 is, DSM is published by which organization? Question number 3 is, which edition of DSM was published? Oh, sorry, first edition of DSM was published in the year, which year? Right? And the fourth question is, ICD latest edition is, and which is the latest edition of DSM? I'll show you the answers after 2 to 3 minutes. By that time, you can write down the answers by yourself. So are you all done with the answers? So shall I show you the answers now? Or you need little bit more of the time? Hello? So you can show the answer. Okay. So the answer of first question is, what is the full form of DSM? It is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Okay, DSM is published by which organization? It is published by American Psychiatric Association, also known as APA. Third question is, first edition of DSM was published in the year, it was published in the year 1952, and ICD latest edition is ICD 11, right? And which is the latest edition of DSM? It is DSM 5 TR. So how many of you have got all the 5 answers correctly? Okay, then let's start with the next slide. Let's talk about DSM-4. Now, what exactly is DSM-4? DSM-4 is the fourth edition, right? And it is published by American Psychiatric Association, which is already discussed. It was published in the year 1994, and it has multi-axial or multi-dimensional approach to diagnose. And it includes 5 axes. Okay, we are going to talk about these 5 axes now. Okay, these are the 5 axes. Okay, so these 5 axes are axis 1, axis 2, axis 3, axis 4 and axis 5. ओके, सो ये एक्सेस ऐसे कैटेगराइज क्यों गए, क्लासिफाई क्यों किए गए, राइट? कुछ दिमाग में आता होगा कि कोई वजह होती होगी, राइट? तो ये क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन हर जगह की जाती है. यू नो, फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू लाइब्रेरी, राइट? आप कभी अगर पब्लिक लाइब्रेरीज गए हो, पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर आपने ये बात नोटिस की होगी, वहाँ पर एक बड़ा सा चार्ट लगा रहता है, राइट? तो उस चार्ट के अंदर कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन की जाती है बुक्स की. और ये कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है? कोडिंग सिस्टम के थ्रू.
सेम वे DSM के अंदर भी एक कोडिंग सिस्टम किया जाता है। यहाँ पर एक्सेस कहते हैं, वहाँ पर कोडिंग सिस्टम 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे 900 तक उनकी कोडिंग सिस्टम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि साइकोलॉजी की अगर बात करें, अगर आपको बुक को ढूंढना हो साइकोलॉजी को एक पब्लिक लाइब्रेरी में, वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड इट? यू आर गोइंग टू फाइंड इट इन द 100 सेक्शन। 100 में 150 के सेक्शन में आप उसको सर्च करेंगे। अगर आपको उधर मेंटल प्रोसेसेस एंड इंटेलिजेंस को अगर आपको फाइंड आउट करना हुआ तो 153 में सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अगर सबकॉन्शियस एंड ऑल्टर्ड स्टेट को करेंगे तो 154 में सिलेक्शन उसको सर्च करना पड़ेगा। तो ये सर्च करने की जो टेक्निक है, ये कैटेगराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आता है। और क्लासिफिकेशन जो है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में क्लासिफिकेशन की जाती है। सेम वे DSM के अंदर भी क्लासिफिकेशन की गई है मेंटल डिसऑर्डर्स को 5 अलग अलग एक्सेस में डालने के लिए। एक्सेस नंबर 1 के अंदर जो आता है, हमारा आता है, वो है क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, राइट? So what are these clinical disorders? As you can see the multi-axial assessment page, and this page is from the DSM-4, and you can see axis number 1 stands for the clinical disorders, other conditions that may be a focus of clinical attention. Axis number 2 says personality disorders and mental retardation. Axis number 3 states general medical conditions. Axis number 4 says psychological and environmental problems. And axis number 5 ताई is तुला हे माहित global होतं? assessment of functioning, right? तो ये होता क्या है, ठीक है? और हाँ? इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, ताई हर एक एक्सेस के अंदर क्लिनिकल डिसऑर्डर्स में सर्टेन ती आता अमाउंट PhD और ला सर्टेन फक्त नंबर ऑफ MA जो वर नाही डिसऑर्डर्स है उनको मिळणार. कैटेगराइज किया गया है। फिर एक्सेस नंबर 2 के अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर भी कैटेगराइज किया गया है। थर्ड नंबर पे आता है जनरल मेडिकल काल डिसऑर्डर, उसमें भी बघितलं कैटेगराइजेशन कुछ किए गए हैं, कुछ म्हणून डिसऑर्डर्स की। विचारलं मी ऐसे ही तुला. फोर्थ नंबर में साइकोसोशल तुला हे एंड माहित 5 होतं का? नंबर में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग में भी कैटेगराइजेशन की गई है खाणार और आहे? सर्टेन डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली। So let's talk about the axis number 1, which is the clinical disorders. And I think it is important for you to note it down that axis number 1 stands for the clinical disorders. Okay, so clinical disorders में कौन-कौन से disorders आते हैं? मी मानतो. Any mental health condition मी मानतो. except the personality disorders and mental retardation. Okay, personality disorder and mental retardation को उन्होंने separate section में कैटेगराइज किया है। एंड एक्सेस नंबर 1 में उन्होंने एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन को भी सिर्फ कैटेगराइज करके रखा है। कौन कौन सी? जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर्स। ओके, डिलीरियम एंड डिमेंशिया। डिलीरियम एंड डिमेंशिया क्या है? डिलीरियम इज कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ डिसओरिएंटेशन, स्टेट ऑफ एजिटेशन एंड हेलुसिनेशंस। अब हेलुसिनेशन क्या होती है? यू ऑल नो, it is a state of when something is visible to a patient and which is not exactly present over there, right? वो चीज होती है हेलुसिनेशन, जो चीज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है बट उसको ऐसा लग रहा है कि वो चीज है, वो हेलुसिनेशन की स्टेट होती है। एंड डिमेंशिया इज impaired ability to remember, to think or to make decisions. अब अगर एक पेशेंट है जिसकी रिमेम्बर करने की एबिलिटी ही बिल्कुल डाउनफॉल में चली गई है, राइट? अब वो अगर रिमेम्बर नहीं कर सकता, कुछ चीज याद नहीं रख सकता, अगर फॉरगेटफुलनेस उसमें आ गई है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो सोच नहीं सकता, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज a result of previous experiences, और previous experiences अगर वो भूलता जाएगा, forgetfulness आएगी, तो obviously making decision is going to be a very tough task, right? The next type of disorder is substance abuse disorders. Okay, substance abuse disorders क्या होते हैं? Substance abuse are like drug abuse हो गया या alcohol abuse हो गया. These are the examples of substance abuse disorders. अगला आता है schizophrenia and psychotic disorders. Schizophrenia क्या होता है? Schizophrenia भी is a kind of disorder जो कि एक extreme level of you can say hallucination होता है। इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा दिवसांनी पुन्हा काहीतरी वायलेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको चीजें दिखती हैं जो कि नहीं है प्रेजेंट, पर वो बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाता है। दिस इज अनदर सिम्टम। एंड other kinds of mental disorders are which are categorized under the clinical disorders are mood disorders, anxiety disorders, dissociative
आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है? आपने एक डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, किती वेळ मल्टीपल आहे? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस इज अ सिनोनिम फॉर डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, sleeping disorders and adjustment disorders. All these are categorized under the axis number 1. Now we are seeing the axis number 2, which are the personality disorders and mental retardation. अब एक्सेस नंबर 2 में जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, पर्सनालिटी नाम ही क्यों आता है? दिस इज बिकॉज द पर्सनालिटी आर ऑफ वेरियस काइंड, राइट? Many of you must be psychology students and you must have read about the personality and different kinds of personalities. So there are different kinds of personalities, like paranoid personality, schizoid personality, schizotypal personality, borderline personality, obsessive personality, right? And narcissistic personality, antisocial personality, borderline. So there are different kinds of personalities, and all those personalities, when they are in their extreme level, right, when they are in their extreme level in a negative sense, then they can result into a disorder, and that time we call those disorders as the personality disorders, right? So let's talk about the paranoid personality disorder. Now paranoid personality disorder hota kya hai? Paranoid means to be to be having fear of something, right? But fear, is it important? मुझसे कई बार लोग पूछते हैं क्या fear जरूरी है या fear जरूरी नहीं है? तो fear बहुत जरूरी है. It is very important to have fear, right? But वो किस stage तक है ये matter करता है. But जैसे कि कोई एक patient है, right? उसको fear हो रहा है but of समथिंग विच इज ऑलरेडी नॉट प्रेजेंट, बट वो उसके माइंड में है कि वो चीज़ उसको हार्म कर सकती है या वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल हो सकती है या किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो चीज़ उसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है, वो उसकी आदत, वो उसका जो पर्सनालिटी है. अब इसमें होता क्या है, इंसान को ऐसी चीज़ों से डर लगने लग जाता है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है ही नहीं. जैसे कि अकेले कमरे में बैठे हुए उसको इस बात का डर लगेगा कहीं उसमें भूत तो नहीं है, या कोई खिड़की खोलकर अंदर आ तो नहीं जाएगा, कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, या कोई इस पे हमला तो नहीं कर देगा, राइट? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन की गई है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में. डेंजर, रिस्की, विल इट एंड डू आई, द फर्स्ट पिक्चर, राइट? तो डेंजर मीन्स उसको हमेशा हर एक चीज में डेंजर का पर्सपेक्टिव नजर आएगा कि इसमें डेंजर तो नहीं है, इसमें डेंजर है. वो अगर चल भी रहा है तो उस बात को उसको डर लगेगा कहीं मुझे ठोकर लग के मैं नीचे ना गिर जाऊं, राइट? हर चीज में उसको रिस्क फैक्टर नजर आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सड़क भी पार कर रहा है ना, तो क्या होता है एक कॉमन मैन और एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में क्या डिफरेंस आएगा? एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसको इस बात की कैलकुलेशन नहीं आती कि किस लेवल का जो फियर है वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है. कैलकुलेशन रखना, वो माइंड अपने आप कैलकुलेट कर लेता है. फॉर एग्जांपल, आप और मैं जब सड़क पार करते हैं या रोड क्रॉस करते हैं, तो रोड क्रॉस करने में वी आर नॉट सो मच अफ्रेड जितना कि एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला होगा. उसको लगेगा कि मैं रोड क्रॉस करूंगा और कोई ना कोई मुझे हिट कर देगा, उसको इस चीज का रिस्क लगता है. विल इट एंड डू आई, शुड आई डू इट और शुड आई नॉट डू इट, ये इसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रहता है. और देखिए जैसे कि कई सारी माएँ होती हैं, आपने देखा है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर पैरानॉइड हो जाती हैं, खासतौर से छोटे बच्चों को लेकर. उनको इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं छोटा बच्चा गिर ना जाए. वो चल भी रहा है ना, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है एक बच्चे का, वो चलता है और गिरता है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल वे में उसको कोई इंजरी नहीं होती है. बट जो एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की एक मदर होगी या फादर होंगे, उनको इस बात का डर हमेशा लगेगा कि बच्चा चल रहा है, गिर जाएगा, उसको कुछ हो ना जाए, उसको कुछ हो ना जाए. ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर ये एक बहुत एक कॉमन एक आपने चीज़ देखी होगी, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं, नॉट एग्जैक्टली पेशेंट्स बट कई बार हम भी ऐसा करते हैं. कई बार हम डोर लॉक करते हैं, डोर लॉक करने के बाद वी जस्ट चेक कि डोर लॉक ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है. सो जो नॉर्मल इंसान है वो एक बार डोर लॉक करता है, डोर लॉक करने के बाद एक बार उसको चेक कर लेता है इज इट प्रॉपर्ली लॉक्ड और नॉट, राइट? बट एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट होगा, वो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा एक एक प्रॉब्लम होती है.
वो पेशेंट एक बार डोर लॉक करेगा, वो फिर बाहर जाएगा, फिर जाके चेक करेगा कि डोर लॉक हुआ है कि नहीं, फिर वो एक बार खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर उसको एक मन में एक पैरानोया आएगा कि भाई घर के अंदर गैस ऑन है कि नहीं, लाइट्स ऑन है कि नहीं, then he is again going to enter the home and check all the connections of gases and all, right? ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर सीढ़ी पे चढ़ रहा है, सीढ़ी से गिर ना जाए, ये भी एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक डर है कि ये इंसान अगर चल रहा है, उसके पीछे कोई चल रहा है, नॉर्मली हम मार्केट में भी चल रहे होते हैं, कहीं भी चल रहे होते हैं, ये इतना डर हमें होता नहीं है। बट एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला इंसान, उसके पीछे भी कोई चल रहा होता है, तो उसको इस बात का डर लगा रहता है कहीं उसको कोई हार्म ना पहुंचाए। फिर रात को सोते वक्त कि कोई घर में घुस ना जाए, उस पर कोई अटैक ना कर दे। गाड़ी लॉक करते वक्त कई लोग बार बार क्या करते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं, फिर उसको अनलॉक करते हैं, फिर लॉक करते हैं चेक करने के लिए कि वो लॉक हुई है कि नहीं, फिर से अनलॉक करते हैं। ये ऐसे 4 to 5 टाइम्स वो इसको चेक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर आता है वो आता है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये किस टाइप का डिसऑर्डर होता है, इस बारे में बात करते हैं। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इट इज बेसिकली अ kind of disorder in which a person becomes indifferent. Indifferent means like I don't care attitude type का उसकी personality में inbuilt हो जाता है। Are you getting my point? कहने का मतलब है कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो हे पेशेंट्स होते हैं, उचल वरून मला काय they कळेल की do तुला not नक्की काय want to हवंय तिथलं. enjoy or they do not even ते want दिसत close पण नव्हतं मला relationships. त्याच्या मागे. ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, दे आर टोटली इंडिफरेंट विद देयर फ्रेंड्स। उनको उनसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप रखना ज़्यादा पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों की फैमिली के अलावा उनके रिलेटिव से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं होता। और ऐसे लोगों को उनकी कोई तारीफ करे, then they are totally indifferent to it. And even if someone is going to criticize them, then also they are indifferent. Now कभी कभी हम ना स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एक दूसरा एक नॉर्मल पर्सनालिटी होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, राइट? इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बहुत सारे लोगों की होती है, बट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस आता है? वो डिफरेंस ये आता है मला कि नको आहे. स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला जो है इंसान, वो पूरी तरह से इंडिफरेंट हो जाता है, एक प्रेज़ के लिए भी और उसकी क्रिटिसाइज़। अगर आप उसकी तारीफ़ करेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट एक इंट्रोवर्ट इंसान की अगर आप तारीफ़ करेंगे वो बहुत खुश हो जाता है, राइट? बट एक स्किज़ोइड पर्सनालिटी वाले को अगर आप उसकी तारीफ़ करें या उसको आप बुरा-भला भी कह दें, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। रेयरली एक्सपीरियंसेस और एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते ही नहीं है, दे आर टोटली इंडिफरेंट एज़ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। दे हैव लिटिल और नो डिज़ायर फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। अब उनकी कोई क्लोज रिलेशनशिप्स है ही नहीं, राइट? क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं है तो उनको इस बात से भी नहीं फ़र्क पड़ता कि उनका पार्टनर के साथ उनका कितना अच्छा रिलेशनशिप है। इसलिए ना ही उनको कोई डिज़ायर होती है और ना ही उनका कोई दे हैव लिटिल और नो डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। अब इन लोगों की जो हॉबीज़ होती हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ये लोग ऐसी हॉबीज़ रखना पसंद करते हैं जिसमें कि दे डोंट हैव टू हैव अ टीम एफर्ट, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग क्रिकेट, राइट? सो क्रिकेट के अंदर इट इज़ अ टीम गेम। इवन इफ यू आर प्लेइंग चेस, then also you are playing with an opponent. But there are certain kinds of activities in which you do not even require a person. वरपर्यंत येते Right? What kind of activities are these? उद्या These activities are like 11पर्यंत like gaming, like video games खेलना, कधीतरी माझे कॉल ऐकत जा. and solitary activities होती है काफी सारी, जैसे कि गिटार, playing guitar or piano, and working on your cars and so on, right? These kinds of activities are mostly done by the schizoid personality disorders people. Okay, schizotypal personality disorders are little bit different from the schizoid personality disorder people. How it is different? Because the schizoid personality schizoid people with the schizoid personality disorders, they are indifferent, right? बट जो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं वो भी इंडिफरेंट होते हैं, बट इनके क्लोज फ्रेंड्स और कॉन्फिडेंट्स नहीं होते। बट इनको जो बिल्कुल तरीके से एक डिस्टिंक्ट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इनका जो एक इनका सिम्टम जो आता है वो आता है बिजार बिहेवियर।
बिजार बिहेवियर क्यों है? क्योंकि ये सस्पिशियस एटीट्यूड रहता है उनका दूसरों की Emotion तरफ. something. They have always a suspicious attitude towards others, and they have superstitious belief. This is the most important quote, which I like to quote down. This is the superstitious beliefs. ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स किस टाइप के होते हैं? आप स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ना, आप उनको देखोगे, ये ऐसे बारे में बातें करेंगे जो कि कॉमन लोग नहीं बातें करते. फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट एलियंस, यू नो, talking about aliens or ghosts is a common thing, but actually, believing in it at a very greater level, that is a very different thing, right? और उस पे actions लेने लग जाना superstitious beliefs पर, ठीक है? जैसे कि ये लोग अगर एक्टिविटीज लाइक घोस्ट एक्टिविटीज वगैरह में ज़्यादा बिलीव करने लग जाए, कल्ट एक्टिविटीज में ज़्यादा ये अगर बिलीव करने लग जाए तो बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं, राइट? तो इन लोगों को हर चीज़ में सस्पिशन का लगा रहता है. एंड दे हैव एक्सेसिव सोशल एंजाइटी दैट डजंट इंप्रूव विद फेमिलियरिटी. नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई एक इंट्रोवर्ट इंसान भी है, वो अगर एक इंसान से रोज मिले फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 6 months और लेट्स से 1 year, वो उसके साथ फेमिलियर हो जाता है, एंड देन ही और शी स्टार्ट्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, लाइट कॉन्वर्सेशन विद हिम. बट जो स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, वो सोशल एंजाइटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, और वो फेमिलियरिटी के बाद भी लोगों से ओपन नहीं हो पाते. Now antisocial personality disorders. Antisocial personality disorder, जैसे कि आप, as you can see in the picture, there is a boy who is very angry. Antisocial means a person who does not want to obey the rules, does not want to obey the law or the rules, right? अब जो antisocial personality disorders के जो लोग होते हैं, as you can see this, this is a very important book, Understanding and Treating the Antisocial Personality Disorders, Criminal, Chemical Abusers and Batterers. ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, आप ज़्यादातर देखेंगे कि जिनमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वो लोग क्रिमिनल साइड में ज़्यादा चले जाते हैं. क्रिमिनोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, एंटी सोशल पर्सनालिटी जिनकी होती है वो क्रिमिनल्स इसलिए बन जाते हैं क्योंकि दे डू नॉट वांट टू फॉलो द लॉ, राइट? दैट्स व्हाई दे बिकम criminals. Now, antisocial personality disorder is a mental condition in which a person consistently shows no regard for right and wrong and ignores the rights and feelings of others. People with antisocial personality disorders tend to antagonize and manipulate or other harshly with other callous indifference. They show no guilt or remorse of their behavior. Individuals with antisocial personality disorder often violate the law and become criminals. They may lie, behave violently, or misbehave, or impulsively, and have problems with the drugs and alcohol abuse. Okay. The next slide is, आप देख सकते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों में ज़्यादातर जो पिंक शेड है, पिंक शेड इज डिनोटिंग दी people with the antisocial personality disorder. ASPD means antisocial personality disorder, and green line is non-antisocial personality disorder. That means the common people. Okay, तो जिन लोगों में antisocial personality disorder ज़्यादा होता है, उनमें कोई भी सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि ड्रग एडिक्शन हो गया, अल्कोहल एडिक्शन हो गया, वो ज़्यादा देखा जाता है, परसेंटेज ज़्यादा है. अल्कोहल यूज डिसऑर्डर भी ज़्यादा होता है, निकोटीन यूज डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी ज़्यादा देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. नाउ व्हाट इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? ये वो लोग होते हैं, these patients who are suffering with the borderline personality disorder, they have a very distorted self-image, right? They always talk negative about themselves, right? Like कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं दुनिया में मेरा क्या काम, something like this, like वो डिप्रेसिव बातें ज़्यादा करते हैं. तो डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज उनकी बहुत ज़्यादा होती है. क्योंकि उनमें डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज होती है, इसी वजह से उनमें मूड स्विंग्स देखने को आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं. ओके, उसके बाद इनमें क्योंकि मूड स्विंग्स भी ज़्यादा है, इसलिए इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होते हैं.
अब अनस्टेबल रिलेशनशिप्स होने की वजह से, मूड स्विंग्स होने की वजह से, फियर ऑफ इनमें अबैंडनमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि उनका जो पार्टनर है उनको कहीं छोड़ के ना चले जाए, कहीं उनका जो फ्रेंड है वो ना उनको छोड़ के चले जाए। दे आर ऑलवेज इम्पल्सिव इन नेचर, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। You know, if you have read about the bipolar disorder is like a a wave of ocean, something like this. Like साइन वेव होती है ना, साइन वेव में एक बिल्कुल अपर क्रस्ट आता है, बिल्कुल एक फिर लोअर क्रस्ट आता है। ओके, तो जो अपर क्रस्ट आता है उस समय हैप्पीनेस की स्टेज आती है, हैप्पीनेस की बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। उस समय वो इंसान सबसे ज्यादा खुश होगा, आपसे बहुत अच्छे से बातें करेगा। मगर जब वो डाउनफॉल आता है केमिकल इम्बैलेंस की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर वालों को, तो उनका वो स्टेज होता है जिस समय वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, सबसे ज्यादा लो स्टेट में होते हैं। तो इसी टाइप का जो पर्सनालिटी होती है ना, वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के डिसऑर्डर वाले लोगों में होती है। इसलिए ये इम्पल्सिव होते हैं। इसीलिए क्योंकि इम्पल्सिव होते हैं, इसलिए सेल्फ इंजरी होने के इनके बहुत ज़्यादा खतरा होता है। रिस्की बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा होता है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इनमें बहुत ज़्यादा होती है, सुसाइडल थ्रेट्स होती हैं। ये सस्पिशियस नेचर के होते हैं हमेशा। इनअप्रोप्रिएट एंगर, मेंटल थेरेपिस्ट की इनको बहुत ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ कंट्रोल इज दी ओनली की, दैट्स हाउ दे कैन कोप अप विद देयर डिसऑर्डर। नाउ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि आपने बहुत जगह सुना होगा। इट इज क्वाइट कॉमन डिसऑर्डर अमंग पीपल which are around us, like people who are working with us, like the students who are who are studying in school or colleges. They have their friends or colleagues who are working with them. उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एनपीडी से जो है सफ़र करते हैं। बट ये जो उनका पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, आप सब में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा। दीज काइंड्स ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, they are actually not suffering themselves, they are actually doing or behaving in a way because of which they are actually making others suffer. Are you getting my point? These kinds of people who are suffering from the narcissistic personality disorder, ये इनमें empathy for others is like bare minimum. उनमें empathy बहुत कम होती है। Empathy means able to understand others, like putting ourselves in the shoes of others. अपने आप को दूसरे के जूते में खुद ये महसूस करके देखना कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है। ये चीज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले नहीं कर पाते। कंसिस्टेंटली हैव the problematic relationships, they have strong desire for attention and admiration from others, and they have inflated sense of self worth and importance. जो NPD के पेशेंट्स होते हैं, they always think that they are the best and others are worthless, right? तो ये एक जो इनमें फीलिंग होती है, वो दूसरे लोगों को उनका मॉरल डाउन करने में बहुत ज़्यादा की फैक्टर रोल प्ले करता है। अब NPD के जो पेशेंट्स होते हैं, इनके लिए बहुत ही एक मैं अच्छा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगा। NPD के पेशेंट्स they use a person or they use you like a cup of tea, right? Cup of tea कैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बिकॉज जब भी आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, you use your cup only at the time when you are drinking your tea. The moment you drink your tea and it is finished, you just keep it in the sink. Are you getting my point? So जो NPD के पेशेंट्स होते हैं, they use people like a cup of tea, right? तो जो 5 से 10 मिनट का जो फ्रेम होता है, जिस समय की उस समय उनको किसी की ज़रूरत है, right? That is the moment जब वो आपके साथ एक अच्छा सा बिहेवियर रखते हैं। बाद में फिर उनका वो जो नेचर है अपने आप बदल जाता है। So you walk on eggshells, right? तो वॉक एंड एक्शंस मतलब वो आपको ना बहुत ही सोच समझ कर उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको हर्ट कर सकते हैं। दे लूज देयर चार्म बिहाइंड क्लोज डोर्स। दैट मीन्स जब वो बाहर होते हैं, they are always behaving in a way that they are the best, but the moment they enter a closed door, that means like let's say NPD के जो पेशेंट्स होते हैं, वो दुनिया में कॉमन लोगों के बीच में वो ऐसा शो करेंगे कि they are the best,
दे हैव दी बेस्ट बिहेवियर, बहुत जॉली या बहुत अच्छा नेचर शो करेंगे, बट द मोमेंट दे एंटर देयर होम, राइट, तो सबसे ज़्यादा उनको कौन फेस करता है? उनकी Me फैमिली फेस face करती is है सबसे fake. पहले, राइट। तो उनकी फैमिली को सबसे ज़्यादा क्या फेस करने को मिलता है? वो ये देखते हैं, ये फेस करते हैं कि उनका नेचर जो बाहर था वो वैसा नहीं है जैसा घर के अंदर था, ठीक है। यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज्ड। तो जो एनपीडी के पेशेंट्स हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। ये एनपीडी के पेशेंट के एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है। दे हैव चीटेड, अब क्योंकि वो अपने आप को वर्दी समझते हैं, सो दे थिंक दैट चीटिंग बाय देम इज ओके। यू गेट दी साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट भी उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स लेट सपोज आप अपने ऑफिस में हैं, राइट, एंड आपने अपने कलीग से कोई हेल्प ली, राइट, या सपोज करिए उन्होंने आपसे एक हेल्प मांगी एंड you happily helped them, but at the moment you needed help from them, the moment you are going to ask, वो आपको एक silent treatment देंगे। they are going to behave like that you are not worthy enough for my help, है ना। तो ऐसे तरीके से आपको ट्रीटमेंट देंगे जो कि बहुत ही मॉरल डाउन करने वाली ट्रीटमेंट होगी। ओके, दे ब्रेक द प्रोमिसेस, राइट, ये भी एक उनका की फैक्टर है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है एक्सेस नंबर 2 में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज दी ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो कि यू नो इट गिव्स यू एन ऑब्सेशन ऑफ डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन अ रिपीटिशन बेसिस। ओके, लाइक जब कोविड-19 आया था तो ओसीडी के पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा शूट किया था percentage. Why? Because at that time, most of the people used to hear the same thing in the news, that wash your hands again and again and again. Every time you are going to eat your food, every time you are touching your face or anything, you must wash your hands. So it became a habit to many people, and it became an obsession, and that obsession converted into a disorder, which is the obsessive compulsive disorder. And now the question is washing hand is the only kind of obsessive is only the type of obsessive compulsive disorder? The answer is no. There are various kinds of obsessive compulsive disorders. Fear of germs and fear of making mistake, need for the order and neatness or the symmetry or perfection, fear of causing harm to yourself or someone else, arranging things in a specific way, and bathing or washing your hands over and over, repeatedly checking things, number of rituals such as continuing repeatedly, counting repeatedly. So OCD की एक अपनी एक साइकिल होती है, राइट, क्योंकि ये साइकिल ही है, इट रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। होता क्या है, एक ऑब्सेसिव थॉट से स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज देयर इज एन ऑब्सेसिव थॉट, वो ऑब्सेसिव थॉट आती है, ऑब्सेसिव थॉट की वजह से एंजाइटी जनरेट होती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, एंजाइटी जनरेट होने की वजह से वो एंजाइटी इज नॉट अ प्लेजर, it is important to note that it is not a pleasure. मारती क्यों नहीं हो People with the OCD obsessive compulsive disorder, they are not doing it because they are feeling pleasure. They are doing it because they are feeling anxiety. They are doing it because they are feeling anxious and discomfort. Okay, so anxiety को clear करने के लिए, उसको कम करने के लिए, they do a compulsive behavior, right? एक repetitively एक जो उनका जो बिहेवियर है वो उसको करते हैं। जैसे ही वो रिपीटेड बिहेवियर करते हैं, उनको एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। वो टेम्परेरी रिलीफ तभी तक है जब तक उनको दोबारा से वो जो ऑब्सेसिव थॉट है दोबारा नहीं आ जाती। ऑब्सेसिव थॉट कैसे आ जाएगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 का एग्जांपल लो। कोविड-19 में आपने कोई बाहर से कुरियर आया, आपने पकड़ा, आपने फिर हाथ धो लिए। फिर बाद में आपने हाथ धोने के बाद फिर कुछ और पकड़ा, वो फिर दोबारा से, अगर जिसको ओसीडी है, उसको दोबारा से वो ऑब्सेसिव थॉट बार-बार आएगी और वो अपनी उस साइकिल को दोबारा से रिपीट करता रहेगा। तो टाइप्स ऑफ ओसीडी बहुत टाइप के होते हैं, राइट? इट इज़ ओसीडी कैन बी ऑफ कंटामिनेशन, इट कैन बी ऑफ परफेक्शनिज़्म। कंटामिनेशन का मैंने आपको अभी-अभी बता दिया है। नाउ परफेक्शनिज़्म में क्या होता है? परफेक्शनिज़्म में इसको परफेक्शनिज़्म के साथ-साथ में एक और भी बोला जाता है, इट इज़ दी OCD ऑफ ओरिएंटेशन।
आपने कई बार देखा होगा, आप मंदिर जाते हैं या आप कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको अपने जूते या चप्पल, शूज़ वगैरह आपको बाहर उतारने पड़ते हैं। तो कॉमन कोई भी जो होता है इंसान, वो अपने शूज़ सिमेट्री में या नॉन सिमेट्रिकल वे में रख देता है। बट जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं, आप उनको ये बात नोटिस करेंगे, वो बार-बार उन सारे शूज़ को सिमेट्रिकल ऑर्डर में सेट करना शुरू कर देते हैं। उनसे ये चीज़ देखी नहीं जाती क्योंकि उनको एंग्ज़ायटी होने लग जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और तो और अ, आप देखेंगे वो घर में भी सिमेट्रिकल ऑर्डर में हर चीज़ों को सेट करना शुरू कर देंगे। लाइक प्लेट्स को सिमेट्रिकल ऑर्डर में सेट करेंगे। प्लेट्स को लाइक जो लार्जर डायमीटर की प्लेट है उसको पहले, फिर छोटा डायमीटर, फिर छोटा डायमीटर, देन कप्स एंड प्लेट्स एंड सो ऑन, राइट? तो ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तब हो जाता है जब ये कंपल्सिवली रिपीटेड वे में एक डेली लाइफ का एक रूटीन बन जाता है। अदरवाइज ये ओसीडी में नहीं गिना जा सकता। ठीक है? हम सुपरस्टिशियस बिलीव्स कैसे आया? सुपरस्टिशियस बिलीव्स कई बार आप देखेंगे, कई बार लोगों को एक एक स्टिग्मा हो जाता है, एक तरीका पैरानॉइड हो जाता है, और वो पैरानॉइड की वजह से उनमें कंपल्शन जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक सुपरस्टिशन काफ़ी बार देखा होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, राइट? तो बिल्ली के रास्ता काट जाने पर आपने कई बार देखा होगा, कई बार लोग जाना बंद कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बार-बार किसी और को जाने को कहेंगे या अपना रास्ता बदल लेंगे। ये उनका एक ऑब्सेसिव कंपल्शन बन जाता है, तो वो बार-बार उस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं। या आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। आपने ये इंग्लैंड का एग्जांपल है। इंग्लैंड में ना एक नंबर होता है 111 या 1111। 1 के ऑर्डर में जितने भी अगर रिपीटेड फॉर्म में 111 आते हैं, दे कंसीडर इट एज अ लाइक बैड ओमन, अनऑस्पिशियस कह सकते हो आप इसको, या कहेंगे कुछ बुरा हो जाएगा। तो वो इस चीज़ को बहुत अनऑस्पिशियस मानते हैं, और अनऑस्पिशियस की वजह से वो कुछ एक अलग तरीके के कुछ बिहेवियर्स करने लग जाते हैं उस अनऑस्पिशियस वे को पूरा करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये भी एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है अगर ये कोई डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में करना शुरू कर दे तो। Now talking about the axis number 3, which is the general medical disorders. अभी general medical disorders क्या होते हैं? Any medical condition that may impact the patient's mental disorders. अब काफ़ी सारे टाइप के जो डिसऑर्डर्स, मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो मेंटल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक डिजीजेस, फॉर एग्जांपल फूड बॉर्न डिजीजेस, पिन वॉर्म इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, काला आजार एक्सेट्रा। इनमें से काफ़ी सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि जो पेशेंट है उसके मेंटल एस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, राइट? एंड द डिजीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स like Bell's palsy, Alzheimer disease, cerebral palsy, epilepsy, Parkinson's disease, etc. Diseases of the blood forming organs, example bone marrow disorder, blood infections, right? सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सॉरी डिसीजेज होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंडीशंस हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, एंड हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, राइट? डिजीजेज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गए, आईबीएस विच इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, पेप्टिक अल्सर्स हो गए। अब इससे कैसे जो है एक इंसान के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? लेट्स सपोज कितने सारे हमारे डिजीजेज हैं, जैसे कि अब यहाँ पर देख लीजिए, बोन मैरो की कोई डिसऑर्डर हो गया या ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तो वो इंसान जो है हर चीज़ को नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देगा कि क्या ये इन्फेक्शन कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा, मुझे कहीं मेरे लिए फेटल तो नहीं हो जाएगा, इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग कुड बी। तो वो उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट में जाते हुए एक डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड तक लेके चले जाता है। तो ये जो रीजंस हैं एक मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाने के लिए एक फैक्टर बन सकते हैं। अब आईबीएस जैसे हो गया, जिनको आईबीएस होता है, these people may have constipation or maybe diarrhea. So these kinds of people, they always have social anxiety. Why? Because they are always concerned about their health, about what people are going to think about them and so on. So उनमें social anxiety ज़्यादा बढ़ जाती है, वो introvert ज़्यादा हो जाते हैं, right? एंड इन्फेक्शन हो जाते हैं, जेस्टेशन डायबिटीज हो गया, कॉम्प्लिकेशन विद द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, है ना, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, प्री टर्म लेबर हो गया,
इंजरी एंड पॉइजन, इंजरी एंड पॉइजनिंग, एग्जांपल इंजरी के जैसे कि एनिमल बाइट हो गया, त्यांनाच तर बर्न्स हो काय गया, होऊ ब्रूजेस हो द्यायचं गया, नाही, तेच फ्रैक्चर्स हो सगळं गया, मारणं. लेट्स सपोज फ्रैक्चर हो गया किसी को, तो उसको बाहर आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको लगता है कि जब वो लंगड़ा कर चलेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसको सोशल एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर बना सकता है। पॉइजनिंग लाइक नेल पॉलिश रिमूवर, फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड्स, मेटल सच एज लेड एंड पेंट थिनर। अब ये पॉइजनिंग जो होती है वो बेसिकली इट एक्ट्स ऑन द नर्वस सिस्टम, एंड जो नर्वस सिस्टम होता है, इट इज nervous system is correlating with the brain, and brain is correlating with our psychological aspect, right? भेंडी तो माझे डोळे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कामातून हमारा गेलेत का? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर ब्रेन ही ठीक तरीके से काम ना करे। लेट्स सपोज किसी को डिल्यूजन होना शुरू हो जाए, किसी को बार बार चक्कर आने शुरू हो जाए, तो उसको बाहर आने जाने में कितनी दिक्कत होगी, उसको जैसे मैं बार बार सोशल एंग्जाइटी बोल रहा हूँ, ये भी हो सकती है। Now talking about the axis number 4, psychosocial and environmental problems. Psychosocial problems कैसी होती हैं? Problems regarding with the primary support group. Primary support group like death of a family member, health problems in the family, disruptions in the family by separation, divorce, etc. अगर किसी की फैमिली मेंबर की डेथ हो या किसी के क्लोज फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में किसी की डेथ हो, तो वो उसको एक साइकोसोशल मीन्स सोशल एस्पेक्ट के अंदर जो कुछ नेगेटिव हेलो हेलो यस ओके, सो जो नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसकी वजह से उसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू दी सोशल एनवायरनमेंट लाइक डेथ और लॉस ऑफ अ फ्रेंड, लिविंग अलोन, डिस्क्रिमिनेशन, एडजस्टिंग टू दी लाइफ साइकिल ट्रांजिशन सच एज रिटायरमेंट। ये सोशल एनवायरनमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इससे भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में और मेंटल डिसऑर्डर्स होने की इसमें प्रॉब्लम्स होती है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इलिटरेसी हो गया, इलिटरेसी भी कोई भी इंसान सोचेगा कि उसको लोग किस नज़र से देखेंगे, क्या उसको सेम स्टेटस का मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राइट? तो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एकेडमिक प्रॉब्लम्स, डिस्कॉर्ड, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जैसे कि कोई बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया है, राइट? तो आपने एक फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पर, उस बच्चे को ही वाज अ नॉर्मल किड, बट डिसलेक्सिया होने की वजह से उसका बाकी जो अपने पीयर के साथ जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन पाया था। इस वजह से एकेडमिक प्रॉब्लम की वजह से उसको बाकी सारी डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, राइट? Discord and disagreement with the teachers or the classmates, occupational problems हो सकती है, unemployment, threat of job loss, stressful work schedule, difficult work condition, job dissatisfaction and job change. नाही. All these problems could lead to psychological condition called as depression. Yes, नाही. unemployment की वजह से, job loss की वजह से depression भी हो सकता है। हाउसिंग प्रॉब्लम, होमलेसनेस की वजह से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन के बहुत सारे लोग इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि होमलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। इनएडिक्वेट हाउसिंग, अनसेफ नेबरहुड, डिस्कॉर्ड विद द नेबर्स एंड और लैंडलॉर्ड्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से भी, पॉवर्टी की वजह से भी हो सकता है, फाइनेंसेस की वजह से, अगर इनएडिक्वेट फाइनेंसेस है, इनसफिशिएंट वेलफेयर सपोर्ट हो रहा है, तो भी उसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स विद द एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक inadequate healthcare services, transportation to healthcare facilities which are unavailable, inadequate health insurance. All these problems could also lead to mental problems. Problems related to the इंटरेक्शन विद द लीगल सिस्टम, आपने देखा होगा कितनी बार लीगल सिस्टम के साथ कॉमन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि बैंक में गए तो वो कहते हैं ना कि इस काउंटर से जाइए उस काउंटर में, उस काउंटर से उस काउंटर में, तो द पीपल आर गेटिंग harassed many times because of this kind of behavior which could result in the mental problems। ठीक है, और क्राइम की वजह से भी, विक्टिम ऑफ अ क्राइम, अगर कोई विक्टिम ऑफ द क्राइम है किसी क्राइम की वजह से, तो उसको पीटीएसडी हो सकता है। इट इज ऑल्सो अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। Other psychosocial and environmental problems such as exposure to disasters and war, etc. Now we are going to talk about axis number 5, which is the global assessment of functioning. Global assessment of function is very, very important. Why? Because
जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको एक कैटेगराइजेशन के अंदर एक स्पेक्ट्रम की तरीके से उनको 10 रेंजेस के अंदर कैटेगराइज किया गया है और वो किया गया है GAF स्केल के अंदर। GAF स्केल इज व्हाट, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल, ठीक है। अब GAF स्केल होता क्या है? GAF स्केल may be particularly useful in tracking the clinical progress of individuals in global terms using a single measure. GAF scale is to be rated with respect only to psychological, social and occupational functioning, ठीक है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के बेसिस पर ही रेटिंग इसमें दी जाती है। GAF स्केल की जो रेटिंग होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 रेंजेस ऑफ फंक्शनिंग, ओके। इसमें 10 रेंजेस में इस फंक्शनिंग को डिवाइड किया जाता है। अभी 10 रेंजेस कौन कौन सी है? हर एक रेंज 10-10 के गैप पर रखी जाती है, राइट। इनका जो बार है वो 10-10 की रेंजेस पे किया गया है और जो है इनकी रेंज इन डाउनवर्ड मोशन या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। 100 to 91 के अंदर अगर आप पहले 10 रेंज को देखते हैं तो उसको हम सबसे ज्यादा सेफ जोन मानते हैं, ओके। सेफ जोन, देन लिटिल बिट अनसेफ जोन, देन मोर अनसेफ जोन, बहुत ज्यादा अनसेफ जोन, सीवियर जोन, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सीवियर जोन। तो जो जितना सीवियरिटी जब तक नीचे जाते जाओगे उतना ज्यादा सीवियरिटी बढ़ती जाती है। तो यानी द लोअर द नंबर इज गोइंग टू बी, द हायर इज गोइंग टू बी सीवियरिटी, राइट। सो 100 to 91 में नो सिम्टम्स, देयर आर नो सिम्टम्स, ओके। दीज आर दी पीपल विद नो सिम्टम्स, ओके। 90 से लेकर जैसे ही 81 के अंदर रेंज आती है, देन देयर आर मिनिमम सिम्टम्स विद गुड फंक्शनिंग, विच मीन्स ये मिनिमम सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी कॉमन इंसान में आ सकते हैं और इनको हम जो है ज़्यादा नोट नहीं करते, राइट। इसको ज़्यादा हम इतना ज़्यादा हम कंसिडर नहीं करते। जैसे कि माइल्ड एंग्जाइटी बिफोर एग्जाम, राइट, हर किसी को होती है। आप सभी, आपने स्कूल टाइम में एग्जाम दिया, कॉलेज टाइम में एग्जाम दिया और उसके बाद कॉलेज में आपके बाद यूनिवर्सिटी, और आप सब में से मास्टर्स की होगी, कईयों ने एमफिल की होगी, कितने सारे टाइप के एग्जाम्स दिए। एंग्जाइटी तो इज वेरी वेरी नॉर्मल थिंग, राइट। तो इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। जब रेंज 80 to 71 के फ्रेम में आती है, देन we call it as the transient symptoms due to the psychosocial stresses. Psychosocial stresses कौन-कौन से होते हैं? Like difficulty concentrating after family arguments. जैसे कि कई बार आप देखते हैं घर में बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स कई बार आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। किस में नहीं कर पाते? अपनी पढ़ाई में नहीं कर पाते, अपने पीयर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में अपने आप को जोन आउट कर लेते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो फैमिली आर्ग्यूमेंट्स की वजह से उनके साइको सोशल जो उनका एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट हो रहा होता है। नाउ 70 to 61 में माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, लाइक डिप्रेस्ड मूड एंड माइल्ड इंसोम्निया, डिफिकल्टी इन सोशल, ऑक्यूपेशनल और सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। 60 to 51 की रेंज में आते हैं मॉडरेट सिम्टम्स। अब यहाँ से जो होते हैं सिम्टम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़े से हमें ध्यान देने वाले सिम्टम्स हो जाते हैं। इसमें पैनिक अटैक्स आते हैं, राइट, और इसमें आते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद द पीयर्स एंड कोवर्कर्स। यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। देन 50 to 41 के अंदर आते हैं सीरियस सिम्टम्स। सीरियस सिम्टम्स जैसे कि सुसाइडल थॉट्स। नाउ दिस इज गेटिंग into the severe zone, in the red zone. Red zone is the severe or extreme severe zone. सीरियस सिम्टम्स आगे से सुसाइडल थॉट्स आनी शुरू हो जाती है, सीवियर ऑब्सेशनल रिचुअल्स लोग करने लग जाते हैं और इनके फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन टूट जाता है, ओके। सो दे स्टार्ट टू हैव नो फ्रेंड्स एट ऑल। 40 to 31 और सीवियर आ जाता है, सम इम्पेयरमेंट इन रियलिटी टेस्टिंग और कम्युनिकेशन। रियलिटी टेस्टिंग में इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, दैट मीन्स दे स्टार्ट टू फॉल इनटू हेलुसिनेशंस, ओके। They start to have illogical or irrelevant speech, यानी वो कुछ ऐसी बातें ब्लैबरिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसी बातें बड़बड़ाना शुरू कर देंगे जिसका कि कोई इलॉजिकल, मतलब उसको कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, टोटली इलॉजिकल है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। 30 to 21 इसमें आता है बिहेवियर इज कंसिडरेबली
influenced by the delusions or hallucinations or serious impairment in communication or judgment. यहाँ पर hallucinations एक बड़े लेवल पे आ जाती है. Stays in bed all day, no job, no home और no friends. यानी इस वाले केस में जब किसी का फ्रेम 30 to 21 में आ जाता है तो वो एक ऐसे सीवियर जोन में आ जाता है जिसमें कि एक इंसान के अंदर आप ये सिम्टम्स देखेंगे कि वो पूरा दिन जो है बेड पर लेटा रहेगा या कुछ नहीं करेगा. देयर इज नो जॉब एंड नो होम और नो फ्रेंड्स. किसी से बात नहीं करेगा. 21 ये चीज़ अब थोड़ी जनवरी सीवियर हो जाती है. नाउ 20 to 11 के अंदर और ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं. इसमें सम डेंजर ऑफ हर्टिंग सेल्फ और अदर्स. इसमें दूसरों को हर्ट करने का जो है एक सिम्टम्स आ जाते हैं उस वायवा पेशेंट में. बाकी आहेत दोन्हीच्या पण दूसरों को हर्ट करने का मतलब क्योंकि Internship इनमें साठी वायलेंट पण बिहेवियर वायवा बहुत असते. ज़्यादा प्रोवोकेटिव बिहेवियर प्रॅक्टिकल इनमें बहुत साठी ज़्यादा हो पण जाता है. वायवा असते. तो इस वजह से वो ना सिर्फ खुद को हर्ट कर सकते हैं बट दूसरों को भी हर्ट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंटली वायलेंट और मैनिक एक्साइटमेंट. मैनिक एक्साइटमेंट मीन्स लाइक जैसे कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर में बताया था, स्टडी देयर इज सेंटर हाई एंड आरसी लो. इनमें जब हाई आता है तो मैनिक एक्साइटमेंट आ जाती है. तो ऐसी एक्साइटमेंट में ये कुछ भी कर सकते हैं. 10 to 1 इज दी एक्सट्रीमली सीवियर जोन जो कि बिल्कुल बॉटम लेवल पे ऊपर से लेके बिल्कुल सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन में आती है. इसमें परसिस्टेंट डेंजर ऑफ सीवियरली हर्टिंग सेल्फ और अदर. अब इसमें आप क्या देखते हैं इसके सिम्टम सीरियस सुसाइडल एक्ट्स विद क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ. यानी वो इंसान इस एक्सपेक्टेशन के साथ सुसाइडल एक्ट्स करने की कोशिश करेगा या सुसाइडल टेंडेंसीज इनमें इतनी आ जाती हैं कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो बच ना पाए. सो इट इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन और ऐसी कंडीशन में एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. और एक सिम्टम जो आप ऐसे लोगों में देख सकते हैं उनमें मिनिमल हाइजीन हो जाती है. मिनिमल हाइजीन मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट इवन केयरिंग अबाउट हिज और हर सोशल एनवायरनमेंट. उसको यही फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा उसके फ्रेंड्स हैं या नहीं है. वो टोटली पूरा टाइम अपना बेड पर बिता रहा है या बिता रही है और अपनी हाइजीन का भी ध्यान नहीं दे रही. ये एक बहुत बड़ा की सिम्टम बन जाता है इस बात के लिए कि वो आरसी इंसान मुंबईमध्ये 10 to सेंटर 1 की रेंज में आहेत हो अजून सकता है. पण तिथे Now किती we लोक have जाऊन talked बसले. about the मला नाही ना माहिती. DSM-4 and we have talked about the all the 5 axes. Now it is quiz time for you all. Just these are 5 questions for you and your time starts now. Your 5 questions are how many axes are there in DSM-4? Question number 2 is personality disorder comes under which axis? Question number 3 is GAF has how many ranges of functioning? Question number 4 is in which year DSM-4 was published? And question number 5 is psychosocial and environmental problems comes under which axis? You have around 1 to 2 minutes and you can just write down your answers on your piece of paper and then I'll tell you the answers and you can check them. तर मग चिडू पण नको. मग जाऊ दे तर पूर्णच जाऊ दे कर्म की अजून 2 वर्ष लागू देत नाही तर 4 वर्ष लागू देत त्या लोकांच्या शेड्यूल प्रमाणे जसं होईल तसं होऊ दे. मग चिडचिड नाही करायची. पण तुझ्या मूडप्रमाणे तू जर असं म्हणशील की ते लोक रिस्पॉन्स देत नाही आता मला रिस्पॉन्स पाहिजे. Are you all done with the answers? So let me share the answers with you. तसं नाही चालत. Yes, sir. So the axes are 5 axes. Personality disorder comes under which axis? It comes under the axis number 2. GAF has how many ranges? It has 10 ranges. रुकिए अब शेयर मत करिए. ये बताइए इन which year DSM-4 was published? कौन आंसर करेगा? बताइए. Yes. Sir, हाँ बताइए. for which answer, sir? For the fourth answer, the DSM-4 published in 1994, and the fifth answer is under 5 So axes. 94. Now we'll check. Harshit, can you answer? It is 1994. Yes, it is correct. Congratulations. त्याच्याही पुढे मग आता तुझा Then fifth. कौन answer करेगा? Fifth axis, sir. तोही काय प्रॉब्लेम नाही नको बोल. Fifth axis. Axis 5. पण इव्हेंच्युअली Very good. काही ना काहीतरी जर स्वतःला Axis enjoy 4. करण्यासाठी Answer is Oh. axis. ते Sir, नाही, त्याच्या बरोबर actually, the
gas comes under the axis 5, sir. म्हणणं काय आहे? It is psychosocial and environmental problems I'm talking about. Sorry, okay, sir. Okay, sir. Yeah. Yes, the GAF comes under the axis number 5, but psychosocial and environmental problems comes under the axis number 4. Okay, sir. Okay. Yeah. So we'll start with the next slide, which is DSM-5. Now this is So, yes. I think Harshit, we need to bind up very smallly. You just not going details, but you just give a small. Okay, already we have a 7:25. Okay, sir. So we have just 5 to 10 minutes. To Okay, wrap sir. up, Okay, sir. right? सो DSM-5 के बारे में इन ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। DSM-5 क्या होता है, इसमें कुछ जो पहले जो DSM-4 के अंदर हमने बात की थी, इसमें कुछ अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स कर दिए गए, यानी पिछले वाले जितने भी फीचर्स हैं उनमें से कुछ चीज़ों को बदल दिया गया। जैसे कि मल्टी एक्सियल सिस्टम जो कि DSM-4 में था, वो इसमें से एलिमिनेट कर दिया गया। एंड DSM जो है उसके अंदर कुछ जो नए डिसऑर्डर्स आ गए थे वो थे होर्डिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर एंड सो ऑन। अब इसके अंदर मूड डिसऑर्डर जो थे उनको दो कैटेगराइज में, दो पार्ट्स में उसको स्प्लिट कर दिया गया था। इट वाज स्प्लिट इनटू डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये एक नया डिस्टिंक्ट फीचर मिलता है DSM-5 में। और रिवाइज्ड कैटेगरीज जो इसमें आपको नई मिल जाती हैं वो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स एंड एस्पर्जर जो डिसऑर्डर था, एस्पर्जर डिसऑर्डर जो कि DSM-4 में था, उसको DSM-5 में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से दे दिया गया है। अब DSM-4 के अंदर जितने भी डिसऑर्डर थे उनको परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था। तो DSM-4 के अंदर दो डिस्टिंक्टिव जो डिसऑर्डर थे, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और एस्पर्जर सिंड्रोम जो था, उन दोनों को कैटेगराइज एक में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो था वो ज़्यादा सीवियर था और ज़्यादा उसमें डिलेड लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मगर जो एस्पर्जर सिंड्रोम था उसके अंदर लेस सीवियर था और डिलेड जो लैंग्वेज था उसकी इतनी ज़्यादा सीवियरिटी नहीं थी। तो एक स्पेक्ट्रम एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट के अलग-अलग पार्ट्स बन जाते हैं, वैसे ही हमने ऑटिज़्म का एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बना दिया। जो आजकल आप एक वर्ड यूज़ बार-बार सुनते हैं डिसऑर्डर का, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये DSM-5 के अंदर आता है। क्यों आता है? इसके अंदर अलग-अलग टाइप के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, ADD, ADHD, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बहुत सारे हैं, OCD, इन सब चीज़ों को इन्होंने एक लेवल ऑफ सीवियरिटी में उनको डाल दिया। ठीक है, उन सीवियरिटी के ऑर्डर के हिसाब से उसको स्पेक्ट्रम बना दिया गया। वो है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये DSM-5 में आता है। उसके बाद DSM-5 के अंदर जैसे कि हमने बताया मल्टी एक्सियल सिस्टम तो उसमें एलिमिनेट हो ही गया। DSM-3 और 4 जो अब यूज होता नहीं है। तो अगर आपने गलती से भी कहीं पे एक्सिस नंबर 2, 3 पढ़ लिया तो आप ये समझ जाइए 2013 से पहले का आपने एडिशन देखा है। अब DSM बहुत 1-2 ही स्लाइड बची हैं। सो मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस है जो कि ये DSM के अंदर पहले से इन्होंने कोट डाउन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि characterized by clinically significant disturbance in individuals' cognitive, emotional regulation and behavior that affects the dysfunction and psychological, biological development processes underlying the mental functioning. अब होता क्या है कि ये जितने भी हमारी डेफिनेशन थी इसमें हमने मेन चीज़ क्या देखी? साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग या बायोलॉजिकल प्रोसेस और अ डेवलपमेंट प्रोसेस, डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट इन दी सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। अब ये एक वाइड रेंज ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रही है, ये पहली वाली जो डेफिनेशन थी। सो इट इज़ अ फेयरली ब्रॉड डेफिनेशन। तो इसीलिए DSM-5 ने क्या किया, इसके अंदर कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया, कुछ चीज़ों को हटा दिया। क्या-क्या चीज़ों को हटा दिया? उन्होंने हटाया है एक बहुत ही कॉमन सा एक चीज़ होती है जैसे कि एक्सपेक्टेबल और कल्चरली अप्रूव्ड रिस्पॉन्स, इन्होंने इसमें डाल दिए गए कि इन चीज़ों को हटा दो, इन चीज़ों को मेंटल डिसऑर्डर के तौर पर मत दो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डेथ ऑफ अ लव्ड वन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेंटल डिसऑर्डर बिकॉज़ इट इज़ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, राइट? तो इसको हम इसलिए DSM-5 के अंदर इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। दूसरी चीज़ सोशल डेविएंट बिहेवियर, जैसे कि कई लोगों की पॉलिटिकल, रिलीजियस ऐसे टाइप की कुछ अपनी एक स्टिग्मा होता है या उनकी कुछ अपनी सोच होती है। इन सारी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स को या सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्सुअल थॉट्स को, उन चीज़ों को वो उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, राइट? तो इंडिविजुअल और सोसाइटी आर नॉट मेंटल डिसऑर्डर्स अनलेस द डेविएंस और कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिसफंक्शन विद इन द इंडिविजुअल। अगर वो इंडिविजुअल के विद इन से नहीं आ रहा है तब तक हम उसको डिसऑर्डर के तौर पर डायग्नोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड इज, ये आप
के मन में क्वेश्चन आया होगा हाउ टू यूज द डीएसएम, राइट? तो डीएसएम के अंदर जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं, दीज आर दी disorders and these are the diagnosis, okay? और जो रेड कलर के जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सब होते हैं स्पेसिफायर। स्पेसिफायर क्या होते हैं? स्पेसिफायर आर दी एक्सटेंशंस to a diagnosis that further clarifies the course, severity or special features of the client disorder or illness। यानी जितना डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्टिंक्ट वे में उसको बताना। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बुखार आया है तो बुखार आने के बाद पता कैसे चलेगा कि किस टाइप का बुखार है? वो टाइफाइड भी तो हो सकता है, बट टाइफाइड के अंदर डिस्टिंक्ट फीचर क्या है कि वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक से ज़्यादा जाता है। और उसका जो डिस्टिंक्ट फीचर ये भी है कि वो उसका जो बुखार होता है वो 103 104 तक जाता है। तो दिस इज द डिस्टिंक्ट फीचर। जैसे कि आप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में देख सकते हैं, डिप्रेस्ड मूड रेड कलर में, विद एंजाइटी, या आप स्पेसिफिक फोबिया के अंदर देख सकते हैं एनिमल, नेचुरल एनवायरनमेंट, ब्लड इंजेक्शन। ये इनको स्पेसिफाई कर रहा है अलग तरीके से कि ये दूसरे डिसऑर्डर से अलग क्यों है। अब आपका एक लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, DSM-5 was published in the year in which year DSM-5 was published? Mood disorders was split into how many disorders, and DSM-5 autistic disorder and Asperger's disorder was shifted to which disorder? So I'll give you the answers. It was published in the year 2013. Mood disorder was split into depressive disorder and bipolar disorder, and DSM-5 was DSM-5 में जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर और एस्पर्जर डिसऑर्डर था वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कर दिया गया। अब आपको ये एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर हम वाइंड अप करने वाले हैं। DSM-4 और DSM-5 के बीच में डिफरेंसेस क्या है? DSM-4 के अंदर मल्टी एक्सल सिस्टम था, DSM-5 में क्लस्टर या क्लासेस मेंशन है। डिसऑर्डर्स जो कि पहले डायग्नोस किए गए थे इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में, वो इसमें ड्रॉप कर दिए गए, यानी इसमें पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिए गए। डिलीरियम, डिमेंशिया और एमनेस्टिक और जो बाकी कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स है उनको एक नया नाम दे दिया गया है, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर से। मूड डिसऑर्डर्स जितने भी हैं ब्रॉड कैटेगरी थी DSM-4 में, बट उस मूड डिसऑर्डर को, जैसे मैं पहले भी उसमें आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि बाइपोलर डिसऑर्डर और रिलेटिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर में उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर जो है उनको सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, उनको 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया गया है। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको DSM-5 में स्किज़ोफ्रेनिया का स्पेक्ट्रम बना दिया गया, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था, इसमें भी इसको स्पेक्ट्रम की तरह से बना दिया गया है। और एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल एंड आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स जो है उनको सेक्सुअल डिसफंक्शंस, जेंडर डिस्फोरिया एंड पैराफिलिक डिसऑर्डर्स, उनकी अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हैं उनको फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के नए नाम से DSM-5 में कैटेगराइज कर दिया गया है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर्स के नाम से बना दिया गया है। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। We thank you, Mr. Harshidwar, for sparing your valuable time for us and sharpening your valuable knowledge and insight to reach our understanding on the subject title Understanding DSM-4 and DSM-5. We look forward to make more such interaction with you. Last but not the least, we must thank all the participants across India and outside India. Without your support and cooperation, this webinar would not be able to possible and successful. Once again, we thank all your participants and cooperation. I am sharing the feedback link in the chat box. Please fill that form.